सीएम धामी का बनबसा दौरा। आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम करेंगे दौरा। बनबसा, टनकपुर, खटीमा का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। असुरक्षित स्कूल भवनों का होगा सेफ्टी ऑडिट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तराखंड के 60% इमारतों की हालत नहीं है ठीक। रिपोर्ट आने के बाद सरकार लेगी सुदृढ़ीकरण का फैसला। 2 दिवसीय पौड़ी के दौरे पर पहुंचे सीएम धामी। पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर प्रचार थमा। विधानसभा चुनाव को लेकर 10 जुलाई को होगा मतदान। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जीत का दावा। अशोक सैनी हत्याकांड मामले में परिजनों ने की प्रेस वार्ता। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। 12 तारीख तक गिरफ्तारी न होने पर कोतवाली। आत्मदाह की चेतावनी। उत्तराखंड में बने बाढ़ जैसे हालात। ऊधम सिंह नगर जिले के कई इलाकों में भरा बारिश का पानी। पानी को रस्सी और लकड़ियों के सहारे बचाया गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। और देहरादून से खबर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का क्या कुछ कार्यक्रम है ये आपको बताते हैं। जहां पर आपदाग्रस्त क्षेत्रों का करेंगे हवाई और स्थलीय निरीक्षण। और टनकपुर, बनबसा, खटीमा क्षेत्र का निरीक्षण किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर अहम जानकारी आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, मुख्यमंत्री का डे प्लान क्या कुछ है, पूरी जानकारी क्या है, उनसे जुड़ी। देखिए गरिमा, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो मुख्य समय है वो आपदाग्रस्त क्षेत्रों के स्थलीय निरीक्षण में जाएगा। जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है उसके मुताबिक आज सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदाग्रस्त क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा उनका हवाई सर्वेक्षण करने का भी कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर में बनबसा चंपावत के जो हेलीपैड है वहां पर पहुंचने जा रहे हैं। यहाँ से फिर मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के माध्यम से टनकपुर, बनबसा और खटीमा क्षेत्र के जो बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं इसका हवाई और स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इन निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों को कुछ जरूरी दिशा निर्देश देंगे। इसके साथ ही साथ जो प्रभावित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उनसे मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम है। इसके बाद फिर जो जनपद स्तरीय जो अधिकारी हैं, इसके अलावा शासन के भी उच्च अधिकारी हैं, उनके साथ भी संभवतः मुख्यमंत्री देर शाम एक बैठक कर सकते हैं। और जो भी आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं इनके प्रभावितों को मुआवजे की बात करें, चाहे इनको राहत राशि की बात करें, किस तरीके से आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं वहां पर मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराना हो। और भविष्य में अगर मानसून की बारिश अगर इस तरीके की आती है तो उसमें किस तरीके से सरकार त्वरित कार्रवाई कर सकती है, तो इन सब चीजों को लेकर के भी एक बैठक कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर में बनबसा चंपावत के जो हेलीपैड है वहां पर पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद इनका हवाई सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, साफ तौर पर हवाई सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो जाएगा। और लगातार मुख्यमंत्री देखिए बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण आज करने के लिए पहुंचेंगे। शुक्रिया अंकित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण और आपको बता दें कि करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसके साथ ही कई अन्य जगहों पर भी जाएंगे, टनकपुर, बनबसा भी जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राहत एवं बचाव कार्यों की करेंगे समीक्षा। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई व स्थलीय निरीक्षण करने की बात सामने आई है।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। पौड़ी से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर 2 दिवसीय पौड़ी पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो 2 दिवसीय दौरे पर पौड़ी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। भ्रमण के दौरान आपको बता दें कि स्थलीय लोगों से भी मुलाकात की है। विकास कार्यों पर भी सुझाव सीएम ने लिए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर विकास कार्यों पर भी सीएम ने सुझाव लिए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विकास कार्यों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुझाव भी लिए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और अगली खबर देहरादून से, जहां असुरक्षित स्कूल भवनों का सेफ्टी ऑडिट होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। पौड़ी में हुई समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के 60% इमारतों की हालत नहीं है ठीक। रिपोर्ट आने के बाद सरकार सुधारीकरण का फैसला भी लेगी। तो रिपोर्ट आने के बाद सरकार लेगी सुधारीकरण का फैसला। अहम खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें। देहरादून से बड़ी खबर, असुरक्षित स्कूल भवनों को लेकर ऑडिट के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। पौड़ी में हुई समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने दिशा निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के 60% इमारतों की हालत नहीं है ठीक। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और पौड़ी में हुई समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने निर्देश दे दिए हैं। उत्तराखंड के 60% इमारतों की हालत ठीक न होने की बात कही है। रिपोर्ट आने के बाद सरकार लेगी फैसला। देहरादून से खबर, असुरक्षित स्कूल भवनों का होगा सेफ्टी ऑडिट। तो असुरक्षित स्कूल भवनों का सेफ्टी ऑडिट होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए निर्देश। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पौड़ी में हुई एक समीक्षा बैठक को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। उत्तराखंड के 60% इमारतों की हालत नहीं है ठीक। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रुद्रप्रयाग से खबर, आतंकी हमले में रुद्रप्रयाग का लाल शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में शहीद कांडा भरदार का लाल जेसीओ आनंद सिंह रावत शहीद। और शहीद के परिवार में मातम का माहौल है। देहरादून में रहता है शहीद का परिवार, गांव में रहती है शहीद की मां और भाई का परिवार। घटना से जिले में मातम का माहौल छाया हुआ है।
फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, शहीद के परिवार में मातम का माहौल है। अगली खबर है लक्सर से, जहां लक्सर में बहादुरपुर में जमीनी विवाद में हुए अशोक सैनी हत्याकांड मामले में एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। माता का अशोक सैनी के परिजनों ने अपने निजी आवास पर प्रेस वार्ता कर पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए 12 तारीख तक आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। गिरफ्तारी न होने पर परिजनों ने कोतवाली में ही धरना और आत्मदाह की चेतावनी दी। बता दें कि लक्सर के बहादुरपुर खादर गांव में कुछ दिन पहले अशोक सैनी की जमीनी विवाद में गांव के ही कुछ लोगों ने हथियार से घायल कर दिया था और जिसमें उपचार के दौरान मौत हो गई थी। बाद में परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव को रोड पर रखकर जाम भी किया था और अब एक बार फिर से मृतक अशोक सैनी परिजनों ने प्रेस वार्ता कर पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कि 2 तारीख की रात को मेरे पति अपने कार्यस्थल से आ रहे थे तो उनकी हत्या कर दी गई 2 तारीख को रात को 2:30 बजे के करीब। और उसके बाद जब मैं अपने हस्बैंड को लेकर हॉस्पिटल पहुंची तो वहाँ पर भी हमले की कोशिश करी गई। तो वे 2 जो अपराधी थे वो हमने तो खुद ही पकड़वा, तब से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब से कुछ भी मैं पुलिस के उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ कि वे कोई मुझे कुछ जानकारी नहीं दे रहे कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अब तक ये करे हाँ कर रहे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। और अगर कुछ नहीं होता है तो 12 तारीख को मैं धरने पर जाऊंगी, मैं वहाँ थाने में भी बैठूंगी और जब तक मैं कोई कार्रवाई नहीं होती तब तक मैं वहाँ तक उठूंगी नहीं। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 तारीख को मेरे पिताजी अपनी फैक्ट्री रात को देर रात काम करके वापस लौट रहे थे 2:30 बजे के आसपास। वहाँ पे ये बदमाश पंकज, अमरीश, गुरमीत और इनके साथ और भी कई बदमाश थे जिनके मुझे नाम नहीं पता। ये घात लगाए बैठे थे, ये वहाँ पे घात लगाए बैठे थे और इन्होंने मेरे पिताजी के पीछे से वार करा जिसमें ये मेरे पिताजी के 2 फ़ोन और एक लाइसेंसी पिस्टल लूट कर ले गए। फिर मैं अपने पिताजी को हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में अमरीश, पंकज ये सारे पहुँचते हैं 10-12 गुंडों के साथ और जिसमें 2 गाड़ी थी। एक गाड़ी पुलिस ने बरामद भी कर ली, एक गाड़ी बरामद भी कर ली। इन्होंने मेरे पे वहाँ मारपीट करने की कोशिश करी मेरे साथ। वहाँ पे इन्होंने पब्लिक ने पकड़ लिया, अपनी गाड़ी छोड़ के वहीं से भाग गए। 10 जुलाई को होने वाले बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए निर्वाचन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बात को लेकर उत्तराखंड के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने कहा कि उपचुनाव के लिए चमोली जनपद की बद्रीनाथ विधानसभा सीट के लिए क्षेत्र भर में 210 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जो हमारे उपचुनाव अभी घोषित हुए हैं उसमें जो हमारे चमोली में बद्रीनाथ विधानसभा है उसमें लगभग 210 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और पूर्ववर्ती जो हमारा ये लोकसभा चुनाव था उसमें इसी विधानसभा के अंतर्गत 202 थे जिसमें कुछ माइग्रेटरी वोटर्स भी थे। अब इस की संख्या 210 रिवाइज करके इन बूथों की हो गई है
और जो हमारी मंगलौर विधानसभा सीट है, इसमें कुल 132 मतदान केंद्र हैं। देवभूमि उत्तराखंड में शिक्षा का स्तर लगातार खराब होता जा रहा है और शिक्षा की बेहतरी का दावा करने वाली सरकार के दावे शिक्षा विभाग की रिपोर्ट ही खोल रही है। राज्य के सरकारी स्कूलों का हाल तो यह है कि करोड़ों और लाखों रुपयों खर्च करने के बाद भी बच्चों को ना तो बेहतर शिक्षा मिल पा रही है, ना ही स्कूलों की इमारतों की हालत ठीक है और ना ही बच्चों को पीने का पानी और शौचालय आदि की सुविधा मिल पा रही है। अब ऐसी स्थिति में बच्चे जाएं तो आखिर कहां जाएं? आपको बता दें कि उत्तराखंड में मानसून की भारी बारिश के बीच राज्य के करीब 60% सरकारी स्कूलों के भवनों की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है और समय से मरम्मत के लिए ये स्कूल तरस रहे हैं। इसमें 1174 स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं। शिक्षा विभाग की हालिया रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात सामने आई है। तो वहीं दूसरी ओर राज्य के 1011 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहां लड़कियों के लिए शौचालय की सुविधा तक नहीं है, जबकि राज्य के 841 प्राथमिक विद्यालयों में लड़कों के लिए भी शौचालय की सुविधा नहीं है। शौचालय निर्माण की यह स्थिति तब है जब पिछले एक साल में 154 प्राथमिक विद्यालयों को बंद भी किया जा चुका है। वहीं अब इस मामले में राज्य में सियासत भी गरमा गई है। सरकार का दावा है कि शिक्षा की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, बजट की कोई कमी नहीं है। उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल भारी भरकम बजट के बावजूद शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं की बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं करा पा रहा है। ये हाल तब है मौजूदा वित्त वर्ष में विभाग को केंद्र सरकार की समग्र शिक्षा के तहत 1196 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। बता दें कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी के साथ ही बिजली, पानी, शौचालय और स्कूल की जर्जर इमारतों से बच्चे लगातार परेशान हैं। वहीं भारी बारिश के बीच किसी बड़े हादसे का खतरा भी बना हुआ है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। विभाग वालों ने कहा है कि 10 तारीख के बाद में देवगे जी टीचर जो भी है, और इस समय तो मैं अकेला ही हूँ। 79 बच्चे हैं मेरे पास और मैं इस समय अकेला हूँ। हाँ जी, बीओ साहब से कहा था मैंने। हाँ, 10 तारीख के बाद मैं कहा उन्होंने। कितना टाइम होगा अकेले में 4 जुलाई से पढ़ा रहा थी, पिछले 2023 से 4 जुलाई से पढ़ा रहा थी। कितने छात्र छात्राएं, कौन कौन सी क्लास है? क्लास तो 5 है जी, 1 से 5 तक। देखिए, शिक्षा के लिए सुनने में हमारे यह आया है कि शिक्षा के लिए बजट कहीं कम नहीं है। 1200 करोड़ रुपया तो अभी हाल ही में शिक्षा विभाग को प्राप्त हुआ है। उसके अलावा पुस्तकों के लिए, ड्रेस के लिए, हरेले में पौधा लगाने के लिए, फर्नीचर के लिए, डेंटिंग पेंटिंग के लिए कई मदों में पैसा आता है शिक्षा विभाग के पास। यदि उसके बावजूद भी एक अदद शौचालय वो बालिकाओं के लिए नहीं बना पा रहे, साफ़ पीने का पानी नहीं बना पा रहे, तो आप इससे उनकी मानसिकता पता लगा सकते हैं कि चाहिए तो आपको प्रचंड बहुमत होता है, चाहिए डबल इंजन की सरकार होती है। और अब दिल्ली में भी अपनी सरकार है, यहाँ भी अपनी सरकार है, तो आपको सुध ही नहीं है कि हमारे नौनिहाल किस एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं, किस स्थितियाँ में ज़मीन पर बैठ के उनकी पढ़ाई हो रही है, कैसे 1200 से ज़्यादा भवन जो हैं वो जर्जर अवस्था में हैं और कभी भी नौनिहालों के ऊपर छत गिर सकती है। सरकार नई शिक्षा नीति का बड़ा बखान करती है और शिक्षा नीति का ये है कि जहाँ स्कूल बिल्डिंग की दुर्दशा है, कई स्कूलों में, उत्तरकाशी में अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है कि जो जीर्ण शीर्ण स्कूल हैं वहाँ क्लासेस मत चलाओ, उनको बरसात में वहाँ नहीं चलेगी। तो ऐसे हज़ारों की संख्या में स्कूल बिल्डिंग है कि जो बिल्कुल दुर्दशा जिनकी है। आपने हज़ारों स्कूल ऐसे हैं कि जहाँ लड़कियों के लिए, जो बड़ी लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, और जहाँ शौचालय है वहाँ पानी नहीं है। मतलब आपने कई जगह शौचालय तो बना दिए, लेकिन बिना पानी का शौचालय बनाए तो कितनी गंदगी वहाँ होगी। तो ये सारी कहने वाली बातें हैं। कहीं आपका पूरे शिक्षक नहीं होते हैं, ज़्यादातर में पहाड़ों में मास्टर कहाँ होते हैं, और कहीं ऐसी जगह है कि स्टूडेंट 1-2 हैं और टीचर 2-3 हैं, तो वो कोई ध्यान ही नहीं है। आपको बता दें कि उत्तराखंड का शिक्षा विभाग हमेशा सवालों के घेरे में रहता है। आलम यह है कि शिक्षा विभाग को कितना भी पैसा दो, पर सरकारी स्कूलों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा। वहीं स्कूलों की मरम्मत और छात्र छात्राओं की ड्रेस के लिए दी गई धनराशि में 13,668 स्कूल ने एक भी रुपया खर्च नहीं किया। शिक्षा महानिदेशक बंसीधर तिवारी ने 1 सप्ताह के भीतर प्रगति न होने पर खुद का एवं जिला व खंड स्तरीय अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं।
वहीं राज्य में शिक्षा विभाग की इस कार्यप्रणाली से बच्चों की शिक्षा पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष का दावा है कि सरकार जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान कर लेगी। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए और हर विद्यालय का भवन अच्छा हो, सुंदर हो और उसमें हमारे जो नौनियाल पढ़ाई करें उनको एक सुरक्षित अपने भविष्य को रख पाएं, इसके लिए सरकार ने 2025 तक सभी विद्यालयों को उनका वर्गीकरण करते हुए डी श्रेणी के जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों के भवनों के पुनर्निर्माण के लिए पहली व्यवस्था की है और साथ ही किसी भी प्रकार की असुविधाएं बच्चों को विद्यालय में न हो। और जिस प्रकार से हमारा जो मानसून अभी पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है उस कारण कई विद्यालयों में बैठने की दिक्कत होती है, उसमें सख्ती से निर्देश शिक्षा विभाग को किए गए हैं कि ऐसे भवनों में विद्यार्थियों को न बैठाया जाए जिस तरह के विद्यालय हों, लेकिन सरकार गुणात्मक सुधार शिक्षा में हो और अच्छी व्यवस्था के साथ विद्यालय भवन हो। उत्तराखंड में शिक्षा के बुरे हालात हैं, ये किसी से छुपे हुए नहीं है। जो प्रदेश शिक्षा के मामले में पूरे देश में दूसरे नंबर में रहता था और इस वर्ष तो केंद्र से जो है समग्र शिक्षा के लिए 1200 करोड़ रुपए का बजट प्रदेश सरकार को मिला है, फिर भी स्कूलों के हालात नहीं सुधर रहे हैं। स्कूलों में बच्चे नहीं हैं क्योंकि स्कूलों में फर्नीचर नहीं है, स्कूलों में बच्चों के पास किताबें नहीं हैं। अगर बिल्डिंगों की हालत देखें तो बड़ी जीर्ण हालत में है। अभी 2 दिन पहले ही समाचार पत्रों में बड़ी रिपोर्ट छपी थी कि 1200 स्कूलों में लगभग जो है शौचालय नहीं है बेटियों के पास, तो कैसे बेटियां स्कूलों में जाएंगी, कैसे बेटियां पढ़ेंगी, इस पर भी जो है सरकार को जवाब देना चाहिए। और इतनी बड़ी धनराशि होने के बावजूद भी अगर शिक्षा के हालात नहीं सुधर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा निराशाजनक और चिंताजनक है। कुल मिलाकर राज्य में सरकारी स्कूलों का स्तर दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। हजारों करोड़ रुपए बजट खर्चने के बाद भी स्कूलों की ये स्थिति काफी चिंताजनक है। सवाल ये है कि आखिर ऐसी स्थिति में बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आखिर ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? प्रदेश सरकार ने भले ही शिक्षा को लेकर के शिक्षा विभाग से रिपोर्ट तलब कर ली हो, भले ही 1100 कुछ स्कूलों के भवनों को लेकर के एक रिपोर्ट तलब की गई हो, लेकिन हरिद्वार देहात क्षेत्र की बात कर ले या फिर अन्य जगहों की बात कर ले, जिस शिक्षा का स्तर है वो भारी तरीके से गिरता दिखाई दे रहा है। हम लक्सर के एक स्कूल में मौजूद है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बसेड़ी खादर लक्सर, यहाँ लिखा भी है, मैं दिखाऊंगा भी भवनों की जो हालत है वो किस तरीके से है और बच्चे यहाँ किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि टीचर जो है यहाँ व्यवस्था पे हैं, टीचरों की कमी दिखाई दे रही है, तो कहीं बच्चों का जो यानी कि छात्र संख्या है वो कम होती दिखाई दे रही है। बात चलते हैं अंदर, दिखाएंगे इस भवन की हालत क्या है, क्योंकि भवन जो है बहुत जर्जर हालत में है और बच्चे मात्र 59 छात्र छात्राएं हैं, जहां एक ही टीचर जो है इनको संभाल रही है। देख सकते हैं ये वो कमरा है जहां पर शिक्षा विभाग ने ये बच्चों का जो सिस्टमेट बनाया हुआ है, यानी कि जहाँ छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, ये बच्चे हैं, देख सकते हैं। और ये बिल्डिंग की जो व्यवस्था है, कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाएंगे एक बार, ये बिल्डिंग है बरसात में किस तरीके से चूती है और किस तरीके से जो है यहाँ बच्चे इसी टपकते हुए पानी से याद बैठ करके अपनी पढ़ाई करते हैं। पहली बात तो जिस तरीके से शिक्षा का स्तर गिर रहा है और सरकार दावे कर रही है वो साफ तौर पर हवाई दिखाई दे रहे हैं। अंदर का दृश्य हमने आपको दिखाया, बाहर भी चलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं दावे किए जा रहे हैं और भवनों की मरम्मत को लेकर के कहा जा रहा है, रिपोर्ट तलब की जा रही है, लेकिन ये अकेले लक्सर का मामला नहीं है। लक्सर के दर्जनों स्कूल में हमने विजिट किया है, जहां व्यवस्था पर टीचर दिखाई दिए तो 78 बच्चों पर 2 टीचर होने चाहिए, वहां पर 1 टीचर व्यवस्था पर काम कर रहा है। तो कहीं बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया, कहीं छात्र संख्या कम होने के कारण जिस तरीके से ये कहा जा सकता है कि शिक्षा का स्तर काफ़ी गिरता दिखाई दे रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार इस शिक्षा के स्तर को किस तरीके से सुधार पाएगी? कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। नैनीताल के भीमताल लेक स्कूल के पास में शव मिलने से सनसनी फैल गई है और स्थानीय लोगों को सिटकुल नहर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति मूर्छित अवस्था में पड़ा दिखाई दिया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है और सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस भीमताल ने स्थानीय लोगों से मदद से अचेत अवस्था में पड़े व्यक्ति को हॉस्पिटल लाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है।
और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।